आज की दुनिया को देखिए, हमारे फोन से लेके आसमान में घूमती सैटेलाइट्स तक सब कुछ एक बहुत छोटी सी चीज पर चलता है। सिलिकॉन चिप। बिल्कुल, सिलिकॉन चिप। ये कमाल की चीज है, पर इसकी अपनी सीमाएं हैं। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे कंप्यूटर्स दिमाग की तरह काम करने लगे। दिमाग की तरह मतलब एक ही जगह पर यादें सहेजना, सोचना और सीखना भी। हाँ, कोई अलग से मेमोरी या प्रोसेसर नहीं, सब कुछ एक साथ। पिछले 50 सालों से वैज्ञानिक इसी सपने को सच करने के लिए सिलिकॉन का विकल्प ढूंढ रहे हैं, पर यह बहुत मुश्किल रहा है। और आज की हमारी चर्चा इसी मुश्किल को हल करने वाली एक बहुत बड़ी खोज पर है। हम बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc की एक नई रिसर्च की, जो AI हार्डवेयर का भविष्य शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। बिल्कुल। हमारे हाथ में साइंस डेली का एक ताज़ा लेख है 3 जनवरी 2026 का, जिसका शीर्षक है बियॉन्ड सिलिकॉन। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि IISc के वैज्ञानिकों ने आखिर ऐसा क्या बना दिया है। ये आकार बदलने वाले मॉलिक्यूल्स आखिर हैं क्या? और ये AI के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना इतना मुश्किल क्यों रहा है। मतलब हम दशकों से कोशिश कर रहे हैं, तो अब तक सफल क्यों नहीं हुए? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब मॉलिक्यूल्स के क्या कहते हैं स्वभाव में ही छिपा है। देखिए, लैब में एक अकेला मॉलिक्यूल जैसा व्यवहार करता है, असल डिवाइस में वो वैसा बिल्कुल नहीं करता। जब आप लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स को एक साथ एक छोटी सी चिप पर रखते हैं, तो वहां एक तरह की अफरा तफरी मच जाती है। अफरा तफरी किस तरह की? वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ कूदते हैं, आयन अपनी जगह बदलते हैं। मतलब एक छोटा सा भी बदलाव पूरे सिस्टम में बड़े अप्रत्याशित नतीजे दे सकता है। इसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन जैसा था। यानी आप एक बहुत ही नाजुक और भीड़-भाड़ वाले सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अब दिलचस्प बात यह है कि इसी लक्ष्य का पीछा एक और फील्ड भी कर रहे थे, बिल्कुल अलग रास्ते से। अच्छा। इसे कहते हैं न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग यानी दिमाग से प्रेरणा लेकर हार्डवेयर बनाना। हाँ, लक्ष्य एक ऐसा मटेरियल बनाना है जो दिमाग की तरह एक ही जगह पर जानकारी स्टोर करे, उसे प्रोसेस करे और हालात के हिसाब से खुद को ढाल भी ले। लेकिन जो न्यूरोमॉर्फिक चिप्स आज मौजूद हैं, उनमें क्या कमी है? वो तो सीखने का दावा करती हैं। हाँ, लेकिन वो सीखने की नकल करती हैं। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। नकल करती हैं? हाँ, आज के सिस्टम जो ज्यादातर ऑक्साइड मटेरियल पर आधारित होते हैं, उन्हें बहुत ध्यान से प्रोग्राम किया जाता है ताकि वो सीखने की एक्टिंग कर सकें। उनमें सीखने की क्षमता नेचुरली नहीं होती। अच्छा। वो एक एक्टर की तरह हैं, जिसे दिमाग का रोल निभाने के लिए ट्रेनिंग दी गई है, जबकि वो असल में दिमाग नहीं है। और यहीं पर IISc की रिसर्च कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लाती है। बिल्कुल। उन्होंने इन दोनों रास्तों, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग को मिला दिया है। उन्होंने ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूलर डिवाइसेस बनाए हैं जिनका व्यवहार आप अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। हाँ, और ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। इस डिवाइस की वर्सेटैलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मतलब? लेख के मुताबिक एक ही डिवाइस कभी मेमोरी की तरह काम कर सकता है, तो कभी एक लॉजिक गेट की तरह। आप चाहें तो उसे एक सेलेक्टर बना लें, एक एनालॉग प्रोसेसर बना लें, या फिर दिमाग की नसों की तरह काम करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सिनेप्स। एकदम सही। एक मिनट रुकिए, आप कह रही हैं एक ही डिवाइस? मतलब कोई स्विच नहीं, कोई रिकॉन्फ़िगरेशन नहीं? कोई स्विच नहीं। वो अपनी मर्जी से कुछ भी बन सकता है? ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी स्विस आर्मी नाइफ जैसा लग रहा है। आपकी ये उपमा एकदम सटीक है। ये सच में एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा ही है, और यही बात इसे क्रांतिकारी बनाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर श्री तोष गोस्वामी, जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में इस लेवल की अडेप्टेबिलिटी मिलना बहुत रेयर है। ये सुनने में लगभग अविश्वसनीय लगता है। एक ही चीज इतने सारे काम कैसे कर सकती है? क्या इसमें कोई कमी नहीं है? मतलब क्या ये हर काम में उतनी ही अच्छी है जितनी एक स्पेशलिस्ट डिवाइस होती? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब केमिस्ट्री में छिपा है। केमिस्ट्री में? हाँ, शोधकर्ताओं ने बहुत ही सावधानी से 17 अलग अलग तरह के रुथेनियम कॉम्प्लेक्स डिजाइन किए। एक मिनट, ये रुथेनियम कॉम्प्लेक्स, ये तो काफी टेक्निकल लग रहा है सुनने में। आसान भाषा में ये क्या है? हाँ बिल्कुल, इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक चाबी का गुच्छा है। ठीक है। तो जो मेन छल्ला है वो है रुथेनियम, एक भारी धातु का एटम।
और उस छल्ले से जो छोटी छोटी चाबियां लटक रही हैं, वो लिगैंड्स कहते हैं। एकदम सही, उन्हें हम लिगैंड्स कह सकते हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। आईआईएससी की टीम ने पाया कि इन चाबियों यानी लिगैंड्स को बदलकर और उनके आसपास के माहौल यानी आयंस को कंट्रोल करके वो ये तय कर सकते हैं कि वो गुच्छा कौन सा ताला खोलेगा। वाह, मतलब आप चाबियां बदलकर डिवाइस का फंक्शन बदल रहे हैं। कभी वो मेमोरी का ताला खोलता है तो कभी प्रोसेसर का। एकदम सही। इसी कंट्रोल की वजह से एक ही डिवाइस डिजिटल और एनालॉग ऑपरेशन के बीच आसानी से स्विच कर सकता है। ये सब कुछ केमिस्ट्री के लेवल पर हो रहा है, किसी बाहरी स्विच से नहीं। पल्लवी गौर, जो इस स्टडी की पहली लेखिका हैं, उनका एक कोट है जो इस हैरानी को जाहिर करता है। वो कहती हैं, मुझे इस बात ने हैरान कर दिया कि एक ही सिस्टम में इतनी वर्सैटिलिटी छिपी हुई थी। वाकई कहती हैं कि सही केमिस्ट्री के साथ एक ही डिवाइस जानकारी स्टोर कर सकता है, उस पर गणना कर सकता है और यहां तक कि सीख और भूल भी सकता है। ये सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं देखा जाता। उनकी हैरानी जायज है। जब मैंने पहली बार ये पेपर पढ़ा तो मुझे भी लगा कि जरूर कोई गलती है। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ऐसा नहीं देखते। सही। एक ट्रांजिस्टर हमेशा ट्रांजिस्टर रहता है, एक मेमोरी सेल हमेशा मेमोरी सेल। ये पढ़ना कि एक मॉलिक्यूल अपनी पहचान बदल सकता है, ये मेरे लिए सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला था। और इस खोज में एक और बात थी जो अक्सर गायब रहती थी। हाँ, एक मजबूत सिद्धांतिक रूपरेखा। बिल्कुल, एक थियोरेटिकल मॉडल। तो आप कह रहे हैं कि उनके पास सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, बल्कि उसका पूरा गणितीय ब्लूप्रिंट भी था। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर वैज्ञानिक कुछ बना लेते हैं पर उन्हें ठीक ठीक पता नहीं होता कि वो काम क्यों कर रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस रिसर्च को बाकियों से अलग करता है। बिना उस मॉडल के ये सिर्फ एक दिलचस्प एक्सीडेंट होता। मॉडल के साथ ये इंजीनियरिंग बन गया। तो इस मॉडल ने क्या किया? उसने ऐसा क्या दिखाया जो पहले किसी ने नहीं देखा था? इस मॉडल ने उन्हें डिवाइस के अंदर झांकने की ताकत दी। ये मॉडल ट्रैक करता है कि इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर फिल्म से कैसे गुजरते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल कब ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस हो रहा है, और सबसे जरूरी क्या? वो काउंटर आयंस मैट्रिक्स के अंदर कैसे अपनी जगह बदल रहे हैं। ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर डिवाइस का स्विचिंग बिहेवियर और उसकी स्टेबिलिटी तय करती हैं। अच्छा। इस मॉडल की मदद से वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखकर ही बता सकते हैं कि डिवाइस कैसा बर्ताव करेगा। मतलब ये एक तरह से डिवाइस का डीएनए पढ़ने जैसा है। आप उसे देखकर उसके भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये मॉडल एक ब्लूप्रिंट है जो न सिर्फ ये बताता है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी कि क्यों हो रहा है, और ये उन्हें भविष्य में और बेहतर डिवाइस डिजाइन करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री और थ्योरी बहुत दिलचस्प है, लेकिन चलिए इसे लैब से बाहर निकालकर असल दुनिया में लाते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी सफल होती है तो हमारे फोन, हमारे कंप्यूटर पर इसका क्या असर होगा? सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा नतीजा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेमोरी और कंप्यूटेशन को एक ही मटेरियल के अंदर मिलाना अब संभव है। आज के हमारे सारे कंप्यूटर एक पुरानी डिजाइन पर बने हैं। उनमें प्रोसेसर यानी सोचने वाला हिस्सा और मेमोरी यानी याद रखने वाला हिस्सा अलग अलग होते हैं। और डेटा को इन दोनों के बीच लगातार आना जाना पड़ता है। इसी को वॉन ह्यूमन बॉटलनेक भी कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। क्या आप श्रोताओं के लिए समझा सकती हैं कि ये क्या होता है? जरूर। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी समस्या है। सोचिए, आपका दिमाग यानी प्रोसेसर और आपकी लाइब्रेरी यानी मेमोरी दो अलग अलग इमारतों में है। ठीक है। हर बार कुछ भी सोचने के लिए आपको लाइब्रेरी जाकर सही किताब लानी पड़ती है, उसे पढ़ना पड़ता है और फिर वापस रखना पड़ता है। इस आने जाने में जो समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, वही वॉन न्यूमन बॉटलनेक है। और हमारी चिप्स का ज्यादातर समय और ऊर्जा इसी में बर्बाद होती है। 90% से ज्यादा ऊर्जा इसी बेकार के आने जाने में खर्च होती है। और आईआईएससी की ये खोज उस लाइब्रेरी और दिमाग को एक ही कमरे में ले आई है। एक ही कमरे में नहीं, एक ही एटम में। उन्होंने उस दीवार को ही गिरा दिया है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये कंप्यूटिंग की परिभाषा को ही बदल रहा है। परिभाषा को बदल रहा है? कैसे? अब तक हम हार्डवेयर को मूर्ख और सॉफ्टवेयर को बुद्धिमान मानते आए हैं। ये रिसर्च उस सोच को पलट रही है। यहाँ हार्डवेयर खुद सीख रहा है, खुद को बदल रहा है। ये फिलॉसफी के स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि भविष्य में एआई सिर्फ कोड का एक सेट नहीं होगा, बल्कि हार्डवेयर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। वाह, एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है जो एक साधारण हार्डवेयर पे चल रहा है।
यहाँ मटेरियल खुद इंटेलिजेंट बन रहा है। और टीम का अगला कदम क्या है? लेख के मुताबिक वे अब इन मॉलिक्यूलर सिस्टम्स को मौजूदा सिलिकॉन चिप्स पर इंटीग्रेट करने पर काम कर रहे हैं। उनका अंतिम लक्ष्य ऐसा एआई हार्डवेयर बनाना है जो बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो और स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान हो। तो ये सिर्फ दिमाग की नकल नहीं करेगा? नहीं, ये दिमाग की तरह ही सोचेगा। इस रिसर्च से जुड़े एक और वैज्ञानिक हैं श्रीब्रत गोस्वामी। उनका एक बहुत शक्तिशाली कथन है जिसके साथ हम इस हिस्से को समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ये काम दिखाता है कि केमिस्ट्री कंप्यूटेशन की निर्माता हो सकती है, सिर्फ उसकी आपूर्तिकर्ता नहीं। वाह, क्या लाइन है! ये लाइन इस पूरी खोज का सार बता देती है। केमिस्ट्री अब सिर्फ ईंट गारा नहीं दे रही, बल्कि वो खुद आर्किटेक्ट बन गई है। बहुत खूब कहा। ये केमिस्ट्री की भूमिका को पूरी तरह से रीडिफाइन कर रहा है। तो आज की इस चर्चा से कुछ मुख्य बातें एकदम साफ हो जाती हैं। पहले, आईएस के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मॉलिक्यूलर डिवाइस बनाया है जो एक गिरगिट की तरह अपना काम बदल सकता है, कभी मेमोरी, कभी प्रोसेसर और कभी कुछ और। दूसरी, ये सफलता कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे बहुत ही सटीक केमिकल डिजाइन और एक नया सैद्धांतिक मॉडल है जो इन डिवाइसेस के व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकता है और उसे समझा भी सकता है। सही, ये विज्ञान है, जादू नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये खोज ऐसे एआई हार्डवेयर का रास्ता बना रही है जिसमें सीखने की क्षमता उसके मटेरियल का ही एक हिस्सा होगी। ये दिमाग के नकल करने से कहीं आगे की बात है। हम ऐसी मशीनों की बात कर रहे हैं जो सच में दिमाग की तरह काम करेंगी, न कि सिर्फ उसकी एक्टिंग करेंगी। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। बिल्कुल। सोचिए, अगर भविष्य का हार्डवेयर अपने अनुभव से खुद सीख सकता है और समस्याओं को हल करने के लिए अपनी फिजिकल बनावट को ही बदल सकता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदलेगा जब मशीनें सिर्फ हमारे दिए हुए प्रोग्राम नहीं चला रही होंगी, बल्कि अनुभव के साथ शारीरिक रूप से ज्यादा बुद्धिमान बन रही होंगी। क्या हम उन्हें टूल कहना जारी रखेंगे या वो कुछ और बन जाएंगी?